Hello, students. Today we are continuing the leftover topics of chapter number 4, and the name of the chapter is Air. So, in our previous videos, we have read about the various topics of this chapter, and today we are continuing from the topic air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses this is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. सो बेटे हमारे ऊपर एयर का प्रेशर हमारी बॉडी पे हमेशा बना रहता है, लेकिन हम उसे फील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम हाँ, एयर का जो प्रेशर है वो चारों तरफ से हमारी बॉडी पे होता है और हमारी जो बॉडी है वो इक्वल और अपोजिट प्रेशर एयर पे डालती है। तो इसीलिए हमें इस एयर प्रेशर का पता नहीं लगता है, अदरवाइज हमारी बॉडी पे हमेशा एयर का प्रेशर चारों तरफ से होता है। सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. तो जो प्रेशर एयर हमारी अर्थ सरफेस पे exert करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर. सो एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जैसे जैसे हम अपनी एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि एयर जो है वो सिर्फ हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में पाई जाती है और जो प्रेशर है वो एयर से ही रिलेटेड है. द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. तो सबसे ज़्यादा जो एयर प्रेशर है वो कहाँ पे है? सी लेवल पे. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर कम हो जाता है. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो एयर प्रेशर है वो किस चीज़ से इफ़ेक्टेड है? वहाँ की टेम्परेचर, एयर का जो टेम्परेचर है उससे. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. तो बेटे जैसे हमने पहले भी रीड कर रखा है कि जो वार्म एयर होती है इट राइजेस अप. सो जैसे जिन एरियाज़ में टेम्परेचर हाई होता है उन एरियाज़ में जो एयर होती है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ राइज करती है. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. सो लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. तो अब बेटे जब गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो नीचे जो एयर प्रेशर होता है वो कैसा होता है? लो प्रेशर. तो लो प्रेशर एरिया जब भी होगा तभी हमारी जो स्काई होगा वो हमेशा क्लाउडी स्काई नज़र आएगा और वेदर जो होगा वो वेट वेदर होगा. ठीक है बेटे. तो नॉर्मली जब भी आप ये देखेंगे कि क्लाउडी स्काई है तो इसका मतलब लो प्रेशर है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड इट इज़ देयरफॉर हैवी. तो जिन एरियाज़ में टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर हवा ठंडी हो जाती है. हवा ठंडी होगी तो वो हमेशा नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी. सो हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया. तो जो ठंडी हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट करेगी और जिस दिन भी हाई प्रेशर होगा उस दिन हमारा जो स्काई है वो बिल्कुल क्लीन होगा और सन्नी होगा. तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. और हमेशा हमारी जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है. आप यहाँ पे इस पिक्चर में चेक कर सकते हैं बेटे दैट ऑल द एयर इज़ मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो यहाँ पे बेटे पोल्स के पास हाई प्रेशर है क्योंकि हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसीलिए वहाँ पे हाई प्रेशर होगा. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एरो जा रही हैं. यहाँ पे भी दिस लेयर इज़ ऑल्सो शोइंग हाई प्रेशर और यहाँ से भी लो प्रेशर की तरफ ये एयर जो है ये मूव कर रही है. सो दिस इज़ what it is explained here. So यहाँ पे बेटे moving to the next topic, before that let us discuss about the do you know. It is given here that the astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the मून. क्योंकि बेटे मून पे ना तो एयर है और एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होता. तो इसीलिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेशली
वो सूट्स पहनने पड़ते हैं, स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं, ताकि अगर वो स्पेस सूट्स नहीं पहनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लेकिन नॉर्मली अगर हम अर्थ पे हैं तो एयर भी हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, लेकिन अगर हम मून पे हैं तो जो प्रेशर एयर का होता है वो तो है ही नहीं, और इसीलिए हमारी बॉडी जब प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बस्ट कर सकती है, वो फट सकती हैं। तो ये इसीलिए ज़रूरी होता है जो स्पेस सूट होता है वो पहनना एस्ट्रोनॉट्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो ये जो मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड। सो यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आप हमेशा विंड के एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जब भी विंड तेज़ चलती है तो आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि हमारे घरों में सूखे पत्ते, मिट्टी, डस्ट, ये सारी चीज़ें विंड के साथ आ जाती हैं समटाइम्स। और कई बार विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अगर जो विंड है वो अगर उसकी स्पीड कम है तो कई बार वो सिर्फ जैसे जो धुआं वगैरह है या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हीं को उड़ा के लेके जाते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। तो ये बेटे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब बहुत तेज़ विंड चल रही होती है और हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जिस साइड से वो विंड आ रही है, तो हमसे आगे की तरफ मूव नहीं किया जाता है। ईदर यू आर बाई फुट और यू आर ऑन अ साइकिल, जहाँ पे आपको पेडल्स मारने हैं तो वो पेडल मारने में आपको काफ़ी परेशानी होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। तो ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन बहुत तेज़ विंड चल रही है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है, तो उस दिन अगर हम अम्ब्रेला यूज़ के करते हैं तो क्या होता है, वो अम्ब्रेला ऊपर की साइड फोल्ड हो जाता है। सो इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग विंड्स के हैं। सो नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन डू यू नो। सो डू यू नो में क्या बताया बेटे, हमारी जो विंड होती है उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। सो दिस इज द ईस्ट डायरेक्शंस एंड दिस इज द वेस्ट डायरेक्शंस। सो द विंड दैट इज ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, इट इज कॉल्ड द ईस्टर्ली विंड। जो विंड ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है उस विंड को हम ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, और जो वेस्ट से ब्लो करती है उसे हम वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। अगर हम इनको हिंदी में बताएं तो जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो पूर्वा बोला जाता है, क्योंकि वो पूर्व डायरेक्शन से आ रही होती हैं, और जो पश्चिमी डायरेक्शन से आती हैं उनको पिछवा बोला जाता है। तो ये दो डायरेक्शंस होती हैं मेन डायरेक्शंस हमारी विंड की। नॉर्मली ये परमानेंट विंड्स हैं जो पूरा साल चलती हैं, और हमेशा जो हमारी विंड है वो दो ही डायरेक्शन से चलती है। आप इसको नोटिस कर सकते हैं, जो ईस्ट डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है वो पूर्वा विंड होती है, ईस्टर्ली विंड होती है, और जो वेस्ट डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है दैट इज़ वेस्टर्ली विंड या फिर पिछवा विंड। सो मूविंग टू थिंक ऑफ सम अदर strong think of some other examples when strong winds have created problems for you। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे जिनसे हम विंड को ईजिली समझ सकते हैं। सो यहाँ बेटे विंड the types of winds are given। So wind can be broadly divided into three types। The first type is permanent wind, the second is seasonal wind, and the third one is local wind। So when we talk about permanent winds, so in this the trade winds, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, दीज आर द परमानेंट विंड। तो जो वेस्टर्ली ईस्टर्लीज विंड के बारे में अभी हमने रीड किया, ये कौन सी विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स, जो पूरा साल ब्लो करती रहती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ये इसी डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करती हैं। मूविंग टू द सेकेंड वन, सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। ये जो विंड होती हैं ये अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। जैसे जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग ब्लो करती हैं, तो ऐसी जो विंड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड्स।
थर्ड वन इज़ लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स जैसे जो हमारी लैंड या सी ब्रीज हैं, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लोकल विंड्स। सो हेयर इट इज़ गिवन, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। किसी भी एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही ये ब्लो करती हैं। जैसे जो लू हैं वो सिर्फ गर्मियों में ही ब्लो करती हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? लोकल विंड्स का। सो मूविंग फर्दर बेटा, हेयर वन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोन इज गिवन, द साइक्लोन दैट हिट ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और ये साइक्लोन जो था, ये विंड की बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड की वजह से आया था और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर इसके द्वारा किया गया था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉइस्चर। मीन्स हमारे एयर में जो नमी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट बिकम्स वाटर वेपर। तो जब हमारी अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से पानी इवेपोरेट करता है, भाप बनकर उठता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज द ह्यूमिडिटी। तो किसी भी टाइम पे जो मॉइस्चर होता है हमारी एयर में, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। मतलब हमारी हवा में नमी कितनी है, वो क्या है? ह्यूमिडिटी। सो द व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट एज अ ह्यूमिड डे। जिस दिन हमारी एयर में नमी ज़्यादा होती है तो उस दिन हम ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो जिस दिन हमारी जो हवा होती है वो गर्म होती है, तो उसकी कैपेसिटी, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इसीलिए जब वो वाटर वेपर्स को होल्ड अपने अंदर होल्ड करती जाती है तो उससे क्या होता है? हमारी एयर ह्यूमिड बन जाती है। सो यू माइट हैव सीन that on a humid day clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable। तो कि जिस दिन एक कोई ह्यूमिड डे होता है, जिस दिन मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नॉर्मली आपने देखा है गर्मियों में हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो हवा है वो गर्म है और जब वो हमारे क्लोथ के पास से मूव करती है तो हमारे क्लोथ्स का जो मॉइस्चर है वो उसको अटेन कर लेती है। ऐसे ही जब हवा में नमी ज़्यादा होती है, विंटर्स में अगर आप देखें तो कपड़े हम सुखाते हैं उसके बाद भी वो गीले गीले लगते हैं, क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ऐसे ही बेटे कुछ मंथ ऐसे हैं, जैसे जुलाई के मंथ में हमारा जो स्वेट है वो सूखता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी की वजह से जो एयर है वो पहले ही ह्यूमिड होती है और इसी वजह से वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। So moving further, when the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. So beta, you can see in this picture that when the land becomes hot, तो क्या होता है? वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ राइज करती हैं और जब वो कंडेंस हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद जब वो वाटर वेपर्स इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाती हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वो वाटर वेपर्स नीचे आ जाती हैं। सो यू माइट हैव स्टडीड this topic in your science book. So moving further, jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. तो आप सभी ने नॉर्मली देखा होगा जो जेट प्लेन्स होते हैं वो एक वाइट लाइन बनाते चलते हैं, जिसको हम कई बार रॉकेट भी बोल देते हैं, लेकिन वो जेट प्लेन्स होते हैं जिनसे गैसेस निकल रही होती हैं और वो एक वाइट लाइन स्काई में बना के चलती हैं। सो ऐसा क्यों हमें वो वाइट लाइन दिखाई देती है? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तो नॉर्मली क्या होता है बेटे, जो जेट प्लेन्स होते हैं उनमें से जो गैस निकलती है, हमारा एटमॉस्फेयर इतना ठंडा होता है कि वो गैस एकदम से फ्रीज हो जाती है, तो वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब एयर की मूवमेंट होने लग जाती है तो एयर की मूवमेंट से वो एकदम से वाइप अवे हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको
थोड़ी देर के बाद नहीं देख पाते हैं, वो डिसअपियर हो जाती है। सो मूविंग फर्दर, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जो प्रेसिपिटेशन, जो वाटर वेपर्स लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन या रेनफॉल। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। तो ज़्यादातर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो किससे आता है, रेनफॉल की वजह से। और जितने भी प्लांट्स हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो बेटे जो माउंटेन्स के स्लोप होते हैं, जो ढलान होती हैं, अगर वहाँ से हम ट्रीज़ को कट कर दें तो उससे क्या होगा, जितना भी रेन वाटर होगा वो माउंटेन्स पे से डायरेक्ट नीचे आएगा, और जो लो लाइंग एरियाज हैं, मतलब माउंटेन्स के आसपास के जो एरियाज हैं, उसमें फ्लडिंग का खतरा रहता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। तो बेटे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेनफॉल के 3 टाइप्स बता रखे हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं जिस तरह से हमारी रेनफॉल होती है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो लैंड है वो गर्म होती है, उससे वाटर वेपर राइज करती हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और बारिश होती है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि जो माउंटेन के पास से जो मॉइस्ट एयर है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है, और जब वो क्लाउड्स माउंटेन्स को टकराते हैं तो बारिश होती है। थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसमें वार्म एयर जो है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है, तो हल्की हल्की फुहार आती है, और जब कोल्ड एयर आती है तो उससे ठंडी बौछारें आती हैं। सो मूविंग फर्दर, the last topic, that is rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods takes place. तो रेनफॉल जो है बेटे वो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेन की वजह से ही हमारी अर्थ पे फ्रेश वाटर आता है। अगर रेनफॉल कम है तो उससे पानी की कमी भी हो सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, और अगर इसका अपोजिट देखें तो अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उससे फ्लड्स भी आ सकती हैं, बाढ़ भी आ सकती है। सो हम डू यू नो भी चेक करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। हमने यहाँ पढ़ा कि रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है, और ऐसे ही प्रेसिपिटेशन के अदर फॉर्म्स कौन कौन से हैं, स्नो, हेल, स्लीट। स्नो बर्फ, हेल ओले होते हैं, जो स्लीट भी स्नो का ही फॉर्म है। सो here students, we have completed our chapter. We will meet again in our videos for our next chapter. Till then, take care and have a